गुड मॉर्निंग क्लास। आइए आज हम लोग एक नए चैप्टर की तरफ चलते हैं और उस चैप्टर में हम लोग देखेंगे भारत में जीवों के संरक्षण हेतु किए जा रहे प्रयास के बारे में। और अगर आप लोग ध्यान दें तो ये जो चैप्टर हमारा है ये कोई नया चैप्टर नहीं है, बल्कि जो आप लोग अभी कल वाली क्लास पढ़ रहे थे उस क्लास में हम लोग पढ़े थे जैव विविधता का संरक्षण। ठीक है, और उसी के अंतर्गत जो आपको ये टॉपिक भी पढ़ना है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, जब हम लोग कल क्लास कर रहे थे तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था जैव विविधता का संरक्षण, है ना। और उसके बाद ये आपकी ये दो टॉपिक और हैं, है ना। और ये दो टॉपिक जब हम पढ़ लेंगे तब हमारा ये जो चैप्टर है वो पूरा होगा। तो पहला हमने कल पढ़ लिया था। आज जो सेकंड है, भारत में जीवों के संरक्षण हेतु किए जा रहे प्रयास। ठीक है, पहला ये आज की क्लास का, और दूसरा आज की क्लास का रहेगा जैव विविधता के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास व सम्मेलन। ठीक है, चलिए। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो रहेगी भारत में जीवों के संरक्षण हेतु किए जा रहे प्रयासों के बारे में। ठीक, चलिए। तो इसमें कुछ परियोजनाएं हैं, इसमें कुछ अधिनियम हैं, है ना। तो उन सबको हम लोग देखेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आज की क्लास में हम लोग जो हमारा ये पॉइंट है, भारत में जीवों के संरक्षण हेतु किए जा रहे प्रयास, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कितने सारे अधिनियम बनाए गए हैं उनको एक बार हम देख लेंगे। दूसरा हम लोग जानेंगे कि वनाधिकार अधिनियम क्या होता है। ठीक है, यहाँ से एक सवाल पूछा गया है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची। ठीक है, ये क्या होता है। और जो चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से लगभग हर साल एक या दो सवाल पूछ लिए जाते हैं, वो है आपका वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे बाघ परियोजना, दूसरा एक्शन टाइगर योजना, तीसरा गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट, चौथा है गिरी सिंह परियोजना, पांचवा है हमारा हाथी परियोजना। उसके बाद शार्कों के संरक्षण हेतु नई नीति घोषित की गई है, उसको देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे लाल पांडा परियोजना के बारे में। उसके बाद प्रोजेक्ट गोदावरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद कछुआ संरक्षण परियोजना हम लोग जानेंगे। फिर जानेंगे गिरहवा गैंडा परियोजना। उसके बाद घड़ियाल प्रजनन परियोजना। उसके बाद हंगुल परियोजना। और एक जो सबसे लेटेस्ट अभी हाल ही में आया है वो है आपका चीता परियोजना। ठीक है, इसको देखेंगे। फिर 14वां हमारा होगा देश का पहला डॉल्फिन रिजर्व। तो ये जो 14 परियोजनाएं हैं हमको ये पढ़नी है। ठीक, और जब इतनी बातें हो जाएंगी फिर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तब जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसको खत्म करते हैं, ये जो 14 परियोजनाएं हैं और साथ में ये जो अधिनियम वगैरह हैं इनको, है ना। चलिए, तो जो सबसे पहली बात है वो है हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये क्या चीज़ होती है और इसके अलावा क्या क्या अन्य नियम भी हैं इनके जीवों के संरक्षण के बारे में। तो सबसे पहले हम इसी को शुरू करते हैं, है ना। चलिए भाई, तो पहला पॉइंट देख लेते हैं इसमें कि वन्य जीव की श्रेणी में सभी गैर पालतू जीव आते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब कभी आपका सेंटेंस बनने वाला सवाल आता है तो उसमें जो है इसी प्रकार से सवालों को क्या फ्रेम किया जाता है कि वन्य जीव संरक्षण में पालतू जानवर भी आते हैं। ऐसा तो अगर कहीं लिखा रहेगा तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम वन्य जीव के संरक्षण की बात करेंगे तो उनमें हम उन्हीं जीवों को शामिल करेंगे जो पालतू नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए वही बात लिखी गई है कि वन्य जीव की श्रेणी में सभी गैर पालतू, जिनको पाला नहीं जाता है ना, गैर पालतू जीव आते हैं। उनमें पक्षी, रेंग करके चलने वाले जीव, कीट तथा जल और थल के उभयचर जीव आते हैं। अब देखिए जो जीवों की कैटेगरी है वो कितनी प्रकार की, पहली बार पक्षी, दूसरा रेंग करके चलने वाले जीव, तीसरा जो कीट हो गए, चौथा जो जल वाले और थल वाले जो उभयचर जीव हैं, ये सारे। ठीक है, उसके बाद पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने, मृदा क्षरण रोकने, खाद्य, औषधि, मसालों, पेयों, सुगंधों आदि के स्रोत के रूप में, आर्थिक उत्पादों के स्रोत के रूप में तथा उत्तम जातियों के प्रजनन के लिए वन्यजीव परिहार्य है। ठीक है, अपरिहार्य है। और उसके बाद लिखा है कि वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षा के समय समय पर कई नियम तथा कानून पारित किए गए हैं। जैसे अब देखिए इतने सारे नियम आपके पारित किए गए हैं, तो अच्छा इनके बारे में भी जान लें हम। पहला है मद्रास वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1873। उसके बाद ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1879। फिर लिखा है आपका तीसरा वाला वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन एक्ट 1887। बंगाल राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1932। असम राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1954। सेंट्रल बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ 1900।
52 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना 1972 मतलब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जिसको 3 बार संशोधित किया गया 1983 में 1986 में और 1991 में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका कई बार पूछा गया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो वो हुआ था 1972 में। और ये जो है पीछे का सबसे फेवरेट सवाल कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था 1986 में। ठीक है, ये हमेशा आर के पेपर में पीसीएस के पेपर में पूछा ही जाना है। ठीक है, इसलिए इसको हमने लाल कर दिया है। और उसके बाद एक और है जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002। ठीक है, यह भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये तीनों आपके जो है इंपॉर्टेंट हैं। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है ये भी अभी पिछले कई सालों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इतने सारे अधिनियम हो गए। अब इसके अलावा भी कुछ और नियम बनाए गए, कुछ कानून बनाए गए हैं, उनको हम लोग आगे देख लेते हैं। ठीक, चलिए, तो कुछ अन्य नियम व कानून बनाए गए हैं जो अग्रलिखित हैं। पहला ये है भारतीय वन्य जीव बोर्ड। इसके अंतर्गत क्या बातें भाई, इसमें कहा जा रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अधीन 1985 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। यह वन्य जीव संरक्षण की अनेक योजनाओं की क्रियान्वयन की निगरानी और निर्देश देने के लिए शीर्षस्थ सलाहकारी संस्था है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अधिनियम के अधीन प्रत्येक राज्य के लिए एक वन्य जीव सलाहकार बोर्ड का भी गठन किया गया है। पॉइंट नंबर 2 ये लिखा है कि बोटेनिक सर्वे ऑफ इंडिया बीएसआई तथा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना जेडएसआई दोनों संकटग्रस्त दुर्लभ और आपदाग्रस्त प्रजातियों की सूची तैयार करते हैं। इन ये दो संस्थाएं हैं, इनका काम क्या है, एक है बीएसआई और दूसरा है जेडएसआई। इन दोनों का काम ये है कि देश में जितने भी दुर्लभ या संकटग्रस्त जीव हैं या पादप हैं उनकी क्या करना है, उनकी सूची तैयार करना है। ठीक, उसके बाद जो तीसरा है वह हमारा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अधीन कतिपय जैव भौगोलिक क्षेत्रों का गठन किया गया है। मतलब कुछ जैव भौगोलिक क्षेत्रों का गठन किया गया है। वे संकटग्रस्त प्रजातियों को प्राकृतिक पर्यावास संसाधन और संरक्षण उपलब्ध कराते हैं तथा जैव विविधता को सुरक्षित रखते हैं। जैसे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जिसके बारे में अभी हम लोग कल बहुत डिटेल में पढ़े थे, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, और दूसरा हमारा था राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में। तो इन तीनों के बारे में हम लोग कल चर्चा कर लिए थे। ठीक है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र मतलब बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए हमारे, और जो राष्ट्रीय उद्यान और हमारे जो अभ्यारण्य है। ठीक है, बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। तो पॉइंट नंबर 4 में लिखा गया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वन्य प्राणियों के शिकार तथा उन्हें पकड़ने को निषेध करता है। मतलब ना तो आप उनको शिकार कर सकते हैं और ना ही आप उनको पकड़ करके अपने पास रख सकते हैं। इसके लिए 25,000 रुपये का आर्थिक दंड और 5 वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, बात करें पॉइंट नंबर 5 की। तो किसी वन्य जीव या उसका कोई अंग या उससे बने किसी भी सामान को पास में रखना अवैध है। ध्यान से सुनिएगा कि जिन जिन जीवों के बारे में ये कह दिया गया कि इनको मारना अवैध है या उनको जो है संकटग्रस्त की श्रेणी में डाल दिया गया है, उनमें से किसी भी जीव को उनका कोई अंग हो या उनसे बना कोई सामान हो उसको अपने पास रखना भी क्या है, अवैध है। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 ये कह रहा कि किसी वन्य जीव का व्यापार करना या उसके किसी अंग या भंग से या अंग से निर्मित या अंग होगा या अंग से निर्मित किसी वस्तु का व्यापार करना अवैध होगा। ठीक है, ना तो आप उसको बेच खरीद सकते हैं, ना तो उसके अंग से कोई अगर पदार्थ बना है तो उसको भी ना तो आप खरीद सकते हैं ना तो ही आप उसको बेच सकते हैं। ठीक है, तो इन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 7। इसमें कहा जा रहा कि किसी पक्षी, उसके घोंसले या उसके बच्चे या किसी जानवर के बच्चे को नष्ट करना या उसकी चोरी करना अवैध होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 ये है कि किसी संरक्षित क्षेत्र वन्य जीव किसी बने सामान का पास में रखना इस बात को मान्यता ठहराता है कि उस जीव की हत्या करके प्राप्त किया गया था, अतः वह व्यक्ति दंड का पात्र होता है। ठीक, अगर आपके पास कोई ऐसी वस्तु बरामद होती है तो वो इसी बात को सिद्ध करेगी कि आपने उस जानवर को मारा है और मारने के बाद उसकी हत्या करने के बाद उस अमुक वस्तु को प्राप्त किया है। ठीक है, और
आगे लिखा कि निर्दोषता सिद्ध करने का उत्तरदायित्व दोषारोपित व्यक्ति के ऊपर होगा। अब ये आपकी ज़िम्मेदारी बनेगी कि आप इसको सिद्ध करिए कि नहीं, आपने नहीं मारा है। तो जब आप नहीं मारे हैं, तो आपको उस जीव की खाल या उसकी सींग या उसके दाँत या उसकी कुछ और पदार्थ आपके पास कहाँ से आया? ठीक है? तो इसका जवाब आप खुद देंगे। अगर कभी ऐसी बात आती है और आप पकड़े जाते हैं तो, ठीक है? दूसरी बात ये है कि वन्य जीवों को इकट्ठा करने को चिड़ियाघर की परिभाषा की परिधि में रखा जाएगा और इस प्रकार केंद्रीय चिड़ियाघर का घर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय स्वयं नियम लागू होंगे। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने घर पे या अपने खेत में बहुत सारे जानवरों को इकट्ठा कर लीजिए और अपना खुद ही आप जो है चिड़ियाघर बना दीजिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? जो चिड़ियाघर की जो परिभाषा है, जो उसके नियम कायदे कानून है, उसके तहत ही जीवों को संरक्षित करने के लिए काम किए जाते हैं। अब आप ये मत कह दीजिएगा कि सर ये जानवर जो बहुत तकलीफ़ में था, तो इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको यहाँ पे यहाँ इसका संरक्षण कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा ना करिएगा कि अपने घर पे जो है एक प्राइवेट चिड़ियाघर खोल दीजिएगा, है ना? चलिए, पॉइंट नंबर 10 की बात है, तो कह रहे हैं सर्कस वालों को जंगल से किसी वन्य जीव को प्राप्त करने की मनाही है। ठीक है? सर्कस वाले भी किसी जंगल से किसी जीव को नहीं ला सकते। ठीक है? पॉइंट नंबर 11 ये है कि अभयारण्यों के क्षेत्र में मछली पकड़ने की अनुमति नहीं है। मछली पकड़ना तो कहीं और से पकड़ो, लेकिन जो अभयारण्य वाले क्षेत्र हैं वहाँ से मछली पकड़ने की अनुमति नहीं है। पॉइंट नंबर 12 है कि हाथी दांत पर पूर्ण प्रतिबंध है। दुकानदारों को इसे दुकान में रखने या बेचने की अनुमति नहीं है। पॉइंट नंबर 13 कि कैरम बोर्ड की गोटियां हाथी दांत की नहीं बनी होनी चाहिए, नहीं तो फिर जुर्माना हो जाएगा। पॉइंट नंबर 14 कह रहा है कि बारहसिंगा की सींग पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसे ना तो आप इकट्ठा कर सकते हैं और ना ही आप पास में रख सकते हैं, और इसे ना तो खरीदा और ना ही बेचा जा सकता है। ठीक है? बारहसिंगा की सींग के बारे में बातें हो रही हैं। ठीक है? आपके पास नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। किसी भी तरीके से आप खरीद के लाए हैं, आप बेच के लाए हैं, जैसे भी मतलब कैसे भी करके आपके पास उसकी सींग नहीं होनी चाहिए। और पांचवी बात यह है कि मोर पक्षी है ना, को ना तो पाला जा सकता है और ना ही उसे बंधन में रखा जा सकता है। आपको ये ना कहे कि साहब हम तो मोर पाले हैं, तो मोर पालना भी क्या है, अपराध है। ठीक है ना? और बंधन में तो आप रख भी नहीं सकते, सीधी सी बात है। तो ये कुछ बातें जो है अधिनियम के बारे में थी, या कुछ नियम जो कानून बनाए गए हैं संरक्षण के बारे में, वो थी। दूसरी बात करते हैं वनाधिकार अधिनियम। ये क्या है भाई? यहाँ से जैसे देखो एक सवाल आता है कि कितने साल तक अगर कोई व्यक्ति वन में रह रहा है तब हम उसको वहाँ की ज़मीन का उत्तरदायित्व सौंप सकते हैं। ये सवाल पूछा गया है। ठीक है? तो आइए जानते हैं। पॉइंट नंबर 1 कि 1 जनवरी 2008 को संसद द्वारा 2006 में पारित वनाधिकार अधिनियम को अधिसूचित कर दिया गया। ठीक है? वन अधिकार अधिनियम लॉन्च किया गया कब? 1 जनवरी 2008 को संसद द्वारा 2006 में जो पारित किया गया था। ठीक है? मतलब 2006 में पारित किया गया। ठीक है? प्रस्ताव 2008 में क्या हो गया, नियम बन गया। ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि वन अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो लागू होने की डेट आपकी है 1 जनवरी 2008। ठीक? को अधिसूचित कर दिया गया। यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वनवासियों, आदिवासी जो वहाँ जंगल में रहते हैं, वनवासियों को वन संपत्ति में अधिकार दिलाने से संबंधित है। अब देखो, जो आपका वन अधिकार अधिनियम है, ये किसके लिए है? ये उनके लिए है जो लोग वहाँ वन में रहते हैं, या जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके लिए, अथवा जो वनवासी हैं जो वास्तव में उसी जंगल में रहते हैं उनके लिए है। और आगे लिखा कि संसद के दोनों सदनों में पारित इस अधिनियम को जनवरी 2007 में मंजूरी मिली थी। ठीक? पॉइंट नंबर 2 ये है कि इस अधिनियम के तहत वनवासियों को प्राप्त अधिकार अग्रलिखित हैं। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि 75 वर्षों से रह रहे अनुसूचित जनजातियों व अन्य परंपरागत वनवासियों को वन भूमि के अधिकार प्रदान किए गए हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति पिछले 75 वर्षों से अनुसूचित जनजाति का है, या वहाँ का आदिवासी है और वहाँ की ज़मीन पे रह रहा है, तब उसको जो है वन भूमि का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है? दूसरी बात यह है कि लक्षित लाभार्थियों को वनोपजों को एकत्र करने व इसके विपणन का अधिकार होगा। देखो,
ये यहाँ पर जो भी अनुसूचित जनजाति वाले व्यक्ति हैं, जो वहाँ पे पिछले 75 सालों से रह रहे हैं वो लोग, और जो वहाँ के वनवासी आदिवासी लोग, उनको उनको वहाँ के जो वन की लकड़ियाँ हैं या जो वहाँ के और अन्य पदार्थ हैं, उनको एकत्र करने की का अधिकार होगा, और उनके विपणन मतलब बेचने का अधिकार होगा। ठीक है, और किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं होगा, है ना। चलिए, पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। तो वनवासियों का वह अधिकार जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1923 के द्वारा उनसे छीन लिया गया था, इस अधिनियम के तहत उन्हें प्रदान किया गया है। ठीक। और पॉइंट नंबर 4 एक नोट पॉइंट है, इसके तहत कहा जा रहा है कि यह अधिनियम वन्यजीव अभ्यारण्यों एवं राष्ट्रीय वन्यजीव उद्यानों के तहत चिन्हित क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पे राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य होगा, ठीक है, तो वहाँ और या जो उद्यान होंगे, जो आपके राष्ट्रीय पार्क होंगे, वहाँ पर ये नियम लागू नहीं होंगे। उसके अलावा जो आपके जंगल हैं, जो आपके क्षेत्र इस तरह से हैं, वहाँ पर ही ये नियम लागू होंगे। ठीक है, ये बात हो गई। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो संरक्षण के क्षेत्र में एक काम यह भी है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची तैयार करना। ठीक है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची तैयार करना, यहाँ से एक सवाल पूछा गया है। पॉइंट नंबर 1 कहा गया कि इसका उद्देश्य उद्देश्य क्या है भाई? भारत के विविध राज्यों को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत परंपराओं के बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता फैलाना और उनका संरक्षण करना सुनिश्चित किया गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी संस्था है जो भारत के प्रत्येक राज्यों में वहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो वहाँ की सांस्कृतिक विरासत है, उनका क्या करना है? संरक्षण करना है और उसके प्रति जागरूकता फैलाना है, देश में और देश के बाहर भी। अब सांस्कृतिक विरासत क्या हो सकती है? देखो, सांस्कृतिक विरासत का मतलब जो हमारे त्योहार हैं, ठीक है? उनका भी हमको संरक्षण करना है, क्योंकि हम अपने त्योहारों से अपने अतीत को, अपने इतिहास को संरक्षित रख रख सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ है। और इसके बारे में देखो कहा गया पॉइंट नंबर 2 में कि 18 अप्रैल 2020 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नई दिल्ली में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की। यह महत्वपूर्ण पहल सांस्कृतिक मंत्रालय के विजन 2024 का भी एक भाग है। ठीक है, और पॉइंट नंबर 3 ये कहा जा रहा है कि भारत के 13 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थलों को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। दिसंबर 2021 में फ्रांस के पेरिस में आयोजित 16वें सत्र में यूनेस्को ने कोलकाता के प्रसिद्ध दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया है। ठीक है, और इस प्रकार से अब तक कुल 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को स्थल हो गए हैं। ठीक है, अब ये देखिए, कोलकाता का जो प्रसिद्ध दुर्गा पूजा है, इसको जो है मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि के रूप में सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा एक बात और है। अब आती है जो चौथी बात। तो ये बात होगी हमारी 3। अब चौथी बात आ रही है, वो है वन्यजीव संरक्षण परियोजनाओं के बारे में। ठीक है, चलिए, तो अब जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं। ठीक है, अभी तो हमने 3 बातें उसके बारे में पढ़ी, और जो चौथी बात हमारी है वो रहेगी वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं। इसके अंतर्गत हमको 14 परियोजनाओं के बारे में आज की क्लास में पढ़ना है। ठीक है, तो जो सबसे पहली परियोजना है वह हमारी बाघ परियोजना है ना। आइए देखते हैं सबसे पहले इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहली बात यह कि 7 अप्रैल 1973 को भारत में बाघ परियोजना का शुभारंभ किया गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना, कि भारत में बाघ परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? तो वो किया गया 7 अप्रैल 1973 को। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य आपका था, चलो भाई, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये था कि बाघों की गिरती संख्या को रोकना तथा पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए उनकी जनसंख्या में वृद्धि करना। तो इसी उद्देश्य के नाते जो है भारत में बाघ परियोजना लाई गई। कब? 1973 में। दूसरी बात कि अभी हाल ही में, अब देखो ये पॉइंट आपका करंट से रिलेटेड है, इस नाते ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी हाल ही में जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने
22 अगस्त 2023 को राजस्थान के करौली और धौलपुर जिलों में बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी दी थी। इस प्रकार धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य, इसका पूरा नाम क्या है? करौली धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य बाघों को समर्पित देश का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है, देखो 54 की बात हो रही है। जो 54वां टाइगर रिजर्व हमारा है वो कौन सा है? करौली बाघ रिजर्व। ठीक, इसके बाद इसी क्रम में देश का 55वां टाइगर रिजर्व जो है गोवा में महादेई वन्यजीव अभयारण्य को बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? गोवा में। क्या नाम है उसका? महादेई वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया है। इस प्रकार अब तक देश में कुल 55 बाघ अभयारण्य क्षेत्र बनाए जा चुके हैं। 55 तो बनाए जा चुके हैं। अब जो 56वें का नंबर है वो पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ अभी आने वाली है। ठीक है, तो इसको भी यहीं पे जान लीजिए कि जो हमारा 56वां भारत का जो 56वां टाइगर रिजर्व है वो छत्तीसगढ़ के सरगुजा में बनाया जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का सवाल कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि 56वां जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है, किस राज्य में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो वो हमारा छत्तीसगढ़ और जगह का नाम है सरगुजा। ठीक है, और वो जो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में वो चौथा वहाँ का टाइगर रिजर्व होगा। इसी के साथ दो और भी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, पॉइंट नंबर 5 और 6। यह भी आपका जो है वन लाइनर सवाल आ सकता है कि देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य है, और जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ठीक है, उसके बाद और ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद एक और है कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व कौन सा है? नामदफा बाघ रिजर्व है, वो है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको जो है जानने होंगे और याद करने होंगे, पॉइंट नंबर 4, 5 और 6, और तीनों हमने तभी साथ साथ लिख दिए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। तो पॉइंट नंबर 7 में कह रहा है कि पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा उठाए गए कदम जिसके तहत विशेष बाघ संरक्षण बल का गठन, अनाथ बाघ के लिए विशेष कार्यक्रम, बाघों के अवैध शिकार तथा मानव पशु संघर्ष का और अतिक्रमण को कम करने के कारण भी बाघों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, इसके अलावा एक संस्था और भी है जिसका नाम है एम स्ट्रिप्स। क्या नाम उसका है? एम स्ट्रिप्स। ठीक है, और इसका देखो यहाँ फुल फॉर्म हमने लिख दिया है। भी जो है बाघ के शिकार होने या आवास विनाश जैसी घातक परिस्थितियों में बाघों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये अगर कभी एग्जाम में आए कि यह स्ट्रिप किससे संबंधित है, तो वह बाघों के संरक्षण से संबंधित एक संस्था है, एक निकाय है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। और पॉइंट नंबर 9 भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि भारत में मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। भारत में मध्य प्रदेश को किस नाम से जानते हैं? टाइगर राज्य के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ देश के कुल 8 बाघ रिजर्व और कुल बाघों की संख्या का लगभग 1/3 बाघ पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 10 ये है कि दुर्लभ सफेद बाघों के लिए ओडिशा का नंदन कानन प्रसिद्ध है। दुर्लभ जो सफ़ेद बाघ हैं उसके लिए एक जो हमारा बाघ रिजर्व है उसका नाम क्या है? नंदन कानन। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है? कहाँ पे स्थित है? ये स्थित हमारा है उड़ीसा में। ठीक है, और इसके बाद पॉइंट नंबर 11 है कि बाघों एवं उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण पर विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये जितने भी वन लाइनर पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं सारे के सारे पॉइंट या तो पूछे गए हैं या पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, चाहे आपका पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका आरओ का एग्जाम हो। ठीक, चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 12 की। तो इसमें कहा जा रहा है कि इस समीक्षा सम्मेलन में बाघ क्षेत्र के 13 देशों द्वारा वैश्विक बाघ पुनः प्राप्ति कार्यक्रम की स्थिति और वन्यजीव तस्करी से निपटने जैसे विषयों पर चर्चा की गई थी। कहाँ पर? जो आपका ये हुआ था बाघ शिखर सम्मेलन 2010 में, कहाँ पे? सेंट पीटर्सबर्ग रूस में। ठीक है, पॉइंट नंबर 13 ये कह रहा है कि 3 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश के सतना जिले के मुकुंदपुर में विश्व का प्रथम सफेद बाघ रिजर्व
का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया है? सतना जिले में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। और 14 वहाँ पॉइंट हमारा ये है कि जनवरी जनवरी 2018 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के निर्देश पर भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा चौथी अखिल भारतीय बाघ गणना 2018 की शुरुआत की गई थी। अब ये इतना इम्पोर्टेंट है, 18 जो 18 में हुई थी चौथी बार बाघ की गणना, क्योंकि 2014 की इस गणना की मुख्य विशेषता यह थी कि यह पूरी तरह डिजिटल हुई थी और इसके लिए यम स्ट्रिप, जो अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि बाघों के संरक्षण के लिए एक संस्था काम करती है, उसका नाम है एम स्ट्रिप्स तकनीक का प्रयोग किया गया था। इसमें बाघों के साथ हिरणों और जंगली जीवों की भी गणना प्रस्तावित थी। ठीक है ना? तो ये कुछ बातें जो है बाघ संरक्षण के बारे में, बाघ परियोजना के बारे में आपको जाननी थी, जो कि हमने आपको बता दी। दूसरी बात करते हैं तो इसमें आपका है कि एक्शन टाइगर्स योजना। ये क्या होता है भाई? इसमें देखिए जो पहला पॉइंट है कि बाघों के खतरे में पड़े अस्तित्व को बचाने के लिए विश्व में कई वन्यजीव संगठनों ने एक्शन टाइगर्स नाम से एक योजना शुरू की है, जिसमें इस संकटग्रस्त जीव को बचाने के 12 तरीके सुझाए गए हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि सरिस्का अभयारण्य से शुरू हुई यह परियोजना बाघों की मौजूदगी वाले सभी 12 देशों में लागू की गई है। ये जो परियोजना हमारी है एक्शन टाइगर्स, ये 12 देशों में मौजूद जितने भी बाघ अभयारण्य वाले जो देश हमारे हैं वहाँ पे लागू कर दी गई है। और सरिस्का में ही से ही क्यों स्टार्ट किया गया, उसके पीछे कहानी ये है कि सरिस्का से इसकी शुरुआत इसलिए की गई क्योंकि यह अन्य वन्यजीव अभयारण्य बाघों के एकदम लापता हो जाने की स्थिति हो जाने से सुर्खियों में आ गया था। जो जो हमारा सरिस्का का बाघ रिजर्व है, जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पे सारे बाघ खत्म हो गए थे। तब ये बात निकल के सामने आई कि जब इस तरह से बाघ अगर समाप्त हो जाएंगे फिर हम क्या कर पाएंगे, ठीक है। तब उस नाते एक मुहिम, एक योजना लाई गई जिसका नाम था एक्शन टाइगर्स, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत होती है उसके बारे में कहा जा रहा है कि 29 जुलाई 2021 अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि दिवस जब आता है तो पूछा जा सकता है। 29 जुलाई 2021 अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के तहत बाघों को संरक्षित करने के लिए WWF मतलब वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा भारत के 14 बाघ अभयारण्यों को CATS की मान्यता प्रदान कर दी गई। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो है इसके अंतर्गत रही। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट। इसमें देखो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो पहला बात ये है कि जो एक दवा आती है उसका नाम है डाइक्लोफिनेक। क्या नाम है? डाइक्लोफिनेक, है ना। ये असल में दर्द की दवा है जिसको हम लोग भी खाते हैं, इंसान भी खाते हैं और जानवरों को भी दी जाती है। लेकिन जो दवा जानवरों को दी जाती है उसकी जो पावर होती है या उसका जो डोज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जब जब उन जानवरों की मृत्यु होती थी, जब मान लीजिए कोई जानवर हमारा है, ठीक है, उसको कभी दर्द हुआ तो वो दवा दी गई, है ना। अब उस दवा का जो रस है या जो उसके एंजाइम्स हैं, जो भी उसके तत्व हैं, जब उसकी बॉडी में रिलीज हो गए, उसके बाद जब वो मरते थे और अगर गलती से किसी गिद्ध ने खा लिया तो उन गिद्धों के मरने की जो वजह थी पाई गई, वो उसके लिए यही दवा क्या थी? जिम्मेदार थी। तो इस नाते जो है भारत सरकार ने अभी फिलहाल में कुछ सालों पहले डाइक्लोफिनेक पे क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। तो इस नाते जो है इस बात की चर्चा करना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और उनके लिए कुछ योजनाएं भी चलाई गई हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, 7 पॉइंट के अंतर्गत है ना। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि जो पहला पॉइंट है, गिद्धों की संख्या में भारी गिरावट के मद्देनजर उनके संरक्षण एवं अभिवृद्धि के लिए हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर 2006 में हस्ताक्षर हुए। इसमें कहा गया था कि भारत में अधिकांश गिद्धों की मृत्यु पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफिनेक नॉन स्टेरॉयल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के उपयोग के कारण हुई थी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पशुओं की दर्द निवारक दवा डाइक्लोफिनेक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दे दिया है। और तीसरी बात यह है कि गुजरात
में बड़ी संख्या में गिद्ध पाए जाते थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या घट करके यहाँ पर मात्र 1400 रह गई है। और पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि पर्यावरण के संतुलन में गिद्धों की बड़ी भूमिका है। सदियों से ये गिद्ध मरे हुए जानवरों के अवशेषों को खा करके हमारी धरती पर पड़ी गंदगी को खत्म करते रहते हैं, जिससे बहुत सी बीमारियां व संक्रमण की रोकथाम होती है। ठीक है। और इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो है 3 जून 2016 को हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर में एशिया के पहले जिप्स गिद्ध पुनरुद्धार कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक है। और छठा पॉइंट ये है कि यह केंद्र एशिया में अपनी तरह का पहला एक ऐसा केंद्र है जो लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण में प्रमुख योगदान करता है। यहाँ पक्षियों की श्रेणी वाले दो हिमालयन ग्रिफान के साथ साथ 8 सफ़ेद पीठ वाले गिद्धों सहित कुल 10 गिद्धों को रखा गया है। ठीक है। सभी गिद्धों के पीठ पर डमी उपग्रह ट्रांसमीटर भी लगाया गया है। साथ ही शीघ्र ही उनके ऊपर वास्तविक ट्रांसमीटरों को भी लगाया जाएगा। अब देखो, ट्रांसमीटर लगाने का फ़ायदा ये है कि जो गिद्ध हमारे हैं वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे भ्रमण कर रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ तक की यात्रा कर पा रहे हैं, ठीक है, इन सब की जानकारी जो है उनके पास एकत्र हो जाएगी, है ना। और पॉइंट नंबर 7 ये है कि इन गिद्धों के लिए खान पान के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जानवरों को दी जाने वाली दर्द निवारक औषधि डाइक्लोफिनेक, जो कि गिद्धों की मृत्यु का सबसे बड़ा रीजन है, का उपयोग इस केंद्र के 100 किलोमीटर क्षेत्र के पास भी ना हो। ठीक है ना। जो डाइक्लोफिनेक की जो खपत है वो इस केंद्र के 100 किलोमीटर तक के दायरे में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ बातें जो आपको यहाँ पे जाननी थी। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है गिर सिंह परियोजना। इसके बारे में सिर्फ एक ही बात पूछी जाती है कि ये कहाँ पे स्थित है। तो ये आपका है गुजरात के जूनागढ़ में। ठीक है। इसके बारे में पहला पॉइंट लिखा है कि एशियाई सिंहों का घर, यानी कि एशिया होम ऑफ एस्टिक लायन की उपमा से प्रसिद्ध गिर अभयारण्य, जिसको 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, में गिर सिंह परियोजना केंद्र सरकार की मदद से प्रारंभ कर दी गई है। और यह है कहाँ पे? ये आपका है गुजरात के जूनागढ़ जिले में, जो कि एक बड़ा क्षेत्रफल है, 1412 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है। और यह उद्यान अब तक का एकमात्र ऐसा एशियाई उद्यान है जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो अगर यहाँ से 3 सवाल बनते हैं कि एशियाई शेरों का घर किस अभ्यारण्य को कहते हैं, तो वो है गिर। ठीक है। गिर अभ्यारण्य कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है। या एशियाई सिंहों का घर ये कहाँ पे है? ठीक है, तो वो गुजरात है ना। तो इस प्रकार से जो भी आपके सवाल आएंगे तो आप उसको यहाँ पे कर पाएंगे। बस इसमें एक 2 ही बात थी। अब हम बात जानते हैं नेक्स्ट अपनी हाथी परियोजना के बारे में, है ना। चलिए भाई, तो अब है हमारा हाथी परियोजना, है ना। यहाँ से एक सवाल इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अभी ये बनने वाला है। पॉइंट नंबर 4, है ना। चलिए सबसे पहले देखते हैं पॉइंट नंबर 1। तो इसमें कहा जा रहा है कि हाथी समूचे एशिया में सबसे बड़ा स्तनधारी है। ठीक है, स्थल का है ना। और हाथी के दांत के श्वेत पदार्थ जैसे भाग को आइवरी कहते हैं। इस भाग से विभिन्न प्रकार के सुंदर सामान और खिलौने बनाए जाते हैं, जिसके लोभ में शिकारी लोग अवैधानिक रूप से हाथियों का शिकार करते आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि फलतः हाथियों की संख्या में भारी गिरावट आ जाने के कारण केंद्र सरकार ने इस परियोजना का प्रारंभ 1992 में झारखंड के सिंहभूमि से किया था। तो जो सबसे पहली एक परियोजना बनाई गई हाथियों के लिए, तो कहाँ बनाई गई? झारखंड में। झारखंड में कहाँ पे? सिंहभूमि जिले में। ठीक है। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था हाथियों की संख्या को बढ़ाना तथा उसके प्राकृतिक आवास में उसे प्रतिस्थापित करना। वर्तमान में यह परियोजना मुख्य रूप से 16 राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित की जा रही है। ठीक, ये तो इतिहास की बात होगी। अब बात करते हैं प्रेजेंट की। तो वर्तमान में देश में कुल एलिफेंट रिजर्व क्षेत्र की संख्या 33 है। ध्यातव्य है कि 12 अगस्त 2022 को तमिलनाडु के में 5वां बनाया गया था, उसका नाम था
तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिले के अगस्त्यमलाई को भारत का 32वां और अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को सम्मिलित करके तराई क्षेत्र को TER है ना, तराई क्षेत्र को भारत का 33वां हाथी रिजर्व घोषित किया गया है। तो इस नाते यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखो लास्ट वाला जो है 33वां, जो कि कहाँ बन रहा है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ बन रहा है, दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मर्ज करके, ठीक है। जो दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत को मर्ज करके बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, तराई टाइगर रिजर्व, ठीक है। और ये जो है भारत का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व होगा, है ना। और इसके पहले जो है तमिलनाडु राज्य का 5वां और इंडिया का 32वां 12 अगस्त 2022 को तमिलनाडु में बनाया गया था, ठीक है ना। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। इसमें है हाथियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से अक्टूबर 2010 केंद्र सरकार ने हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था, ठीक है। तो देखिए ये जो टाइम इसका पूछ लिया जाता है, तो वो आपका था अक्टूबर 2010 में केंद्र सरकार ने हाथी को क्या घोषित कर दिया था, राष्ट्रीय विरासत पशु, है ना। और पॉइंट नंबर 6 है कि पशुओं के अधिकारों के लिए काम करने वाली एक संस्था है जिसका नाम है पेटा। और वन्नेरुगट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के सहयोग से 49.5 हेक्टेयर के क्षेत्र में बेंगलुरु के पास देश का प्रथम हाथी अभयारण्य बनाया जा रहा है, ठीक है। और सातवीं बात यह है कि देश में हाथियों के संरक्षण हेतु विश्व हाथी दिवस के अवसर पर, अब देखो विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को, के अवसर पर 12 अगस्त 2017 को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक गज यात्रा का अभियान प्रारंभ किया गया था। इस अभियान को देश में हाथियों की बहुलता वाले क्षेत्रों के कुल 12 राज्यों में संचालित किया जाएगा। और पॉइंट नंबर 8 है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, क्योंकि IUCN की रेड लिस्ट में अफ्रीकी हाथियों को मतलब वनरेबल तथा एशियाई हाथियों को संकटग्रस्त सूची में रखा गया है। इस नाते ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आ गया कि हाथी जो हमारे एशियाई हाथी हैं वो IUCN की रिपोर्ट में किस कैटेगरी में आते हैं, तो किस में आते हैं भाई, वो आएंगे इंजर्ड वाले में, है ना, संकटग्रस्त में, ठीक है। संकटग्रस्त और एक होता है घोर संकटग्रस्त, तो ये घोर में नहीं है, ये केवल संकटग्रस्त में है, ठीक है। और जो हमारा ये है जो अफ्रीकी हाथी हैं वो जो सुभेद्य की श्रेणी में आते हैं, ठीक। इतनी बातें हो गई। अब हम बात करते हैं सार्कों के बारे में। सार्क जानते हैं आप लोग ना। तो पॉइंट नंबर 6 जो कि है सार्कों के संरक्षण हेतु बनाई गई नीति। यहाँ पर देखिए एक बड़ी विडंबना देश की है कि सार्क जो मछली हमारी बड़ी सी है उसको भी जो लोग खाने में इस्तेमाल करने लगे, और जो बेसिकली उसके सूप के लिए है ना उसको मारते थे। तो उसके संरक्षण के लिए देश में कुछ नियम कायदे बनाए गए हैं, उसको भी आपको जानने जरूरी है। आओ देखते हैं। जो सबसे पहली बात वो ये है कि केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सार्क मछली को बचाने के लिए फिंच नेचुरली अटैच्ड नीति की घोषणा की है। और पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि नई घोषित नीति के अनुसार मत्स्य पालन में संलग्न व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा सार्कों को बिना उनके पंखों को नुकसान पहुंचाए समुद्र तटीय इलाकों में छोड़ा जाना है। तीसरा पॉइंट ये है कि इन नीति के माध्यम से सार्कों के पंखों को काटे जाने की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी, है ना। चलो, मछुआरे पकड़ी गई सार्कों के पंखों को काट लेते हैं और अधमरी सार्क मछलियों को पीड़ादायक मौत के लिए छोड़ देते थे। ये एक दुर्घटना हुआ करती थी। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए इनके संरक्षण में भारत सरकार ने वर्ष 2015 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में सार्कों के मारे जाने वाले देश की श्रेणी में दूसरे स्थान पर रखा गया था भारत को, है ना। इसके पीछे कारण यह था कि भारत में सार्कों के मांस हेतु काफी बड़ी मात्रा में इनका शिकार किया गया है, और दूसरी तरफ सार्कों के पंखों के जो है सूप लगातार बढ़ती मांग के कारण सार्कों को उनके पंखों के लिए शिकार किया जा रहा है, और मछुआरे सार्कों के पंखों का निर्यात भी करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी जड़ थी उनके पंख ही थे, है ना, क्योंकि उन पंखों की जो डिमांड थी वो सूप के रूप में हुआ करती थी। इस नाते जो उनका
उनको जो मछुआरे मार दिया करते थे या उनके पंख काट लिया करते थे, तो उन्हीं को बचाने के लिए ये इस तरह के जो नियम बनाए गए हैं। और छठा पॉइंट ये है कि सार्कें समुद्री जैव श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ी हैं तथा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्य भूमिका निभाती हैं। अन्य मछलियों की तुलना में सार्क कम बच्चे पैदा करती हैं, जिससे सार्कों की ज़्यादातर प्रजातियां भारत में लुप्त होने के कगार पर हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो आपको सार्कों के बारे में जाननी थी। बात करते हैं लाल पांडा परियोजना। यह एक जानवर है, आप सब जानते होंगे लाल पांडा के बारे में, है ना। यह भारत के पूर्वी हिमालय क्षेत्र में 1500 से 4000 मीटर ऊंचाई पर पाया जाने वाला सीधा साधा सुंदर जीव है, जिसको हम अरुणाचल प्रदेश में कैट बियर के नाम से भी जानते हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा दार्जिलिंग के जंगलों में पाए जाने वाले इस जीव की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। वर्ष 1996 में विश्व प्रकृति निधि WWF के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क में लाल पांडा परियोजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ बातें लाल पांडा के बारे में थी। अब जो इम्पोर्टेंट एक है आपका प्रोजेक्ट गोदावरी, है ना। पिछले यूपीएससी के एग्जाम में 2-3 सालों से लगातार चर्चा में है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, तो इसमें कहा जा रहा है कि विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी यानी कि सोन चिड़ैया, आप सब जानते होंगे, है ना, को बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने प्रोजेक्ट गोदावरी नामक एक अभियान जैसलमेर में आरंभ किया है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ऐसा अभियान आरंभ करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। कभी भारत का राष्ट्रीय पक्षी बनने की होड़ में रहने वाला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी की जंगलों में लगभग संख्या अब मात्र 200 रह गई है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट यह है कि राजस्थान सरकार इस पक्षी के संरक्षण व उनकी संख्या में वृद्धि हेतु राज्य स्तर पर इस योजना का क्रियान्वयन करेगी। राजस्थान में इस पक्षी को गोदावरी कहा जाता है। ठीक है, चलो भाई, चलो भाई, इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। तो पॉइंट नंबर 4 में ये कह रहा है कि द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड घास भूमि आवास को की सांकेतिक प्रजाति है और इसकी विलुप्ति इस बात का संकेत है कि भारत में घास भूमि आवासों की कमी हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो है, तो ये जो है राजस्थान में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो इसका जो जो चौथा पॉइंट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है घास भूमि आवास की सांकेतिक प्रजाति है और इसकी विलुप्ति इस बात का संकेत है कि भारत में घास भूमि आवासों की कमी हो रही है। ठीक है, इस नाते इसको बचाने की मुहिम शुरू की गई है ना। चलिए, बात करते हैं कछुआ संरक्षण परियोजना की। इसमें पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि दक्षिणी अमेरिकी कछुए की एक प्रजाति है जिसका नाम है ओलिव रिडले, है ना। और भारत में जो इसका निलय है या जो आवास इसका है वो ओडिशा के समुद्र तट पर स्थित है। इसका उपयोग कीमती दवाओं के निर्माण में होता है, जिसके कारण लालची लोग इसे पकड़ करके विदेशों में भेज देते हैं। कारण स्वरूप उसके परिणाम स्वरूप इसकी आबादी जो में अभूतपूर्व गिरावट आ गई है। और पॉइंट नंबर 2 ये है कि ऑलिव रिडले टर्टल की घटती संख्या को देखते हुए उड़ीसा सरकार ने इसके संरक्षण की योजना का जो शुभारंभ है 1975 में उड़ीसा के कटक जिले में भितरकणिका अभ्यारण्य में किया था। कहाँ पे किया था? भितरकणिका अभ्यारण्य में किया था। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 3 ये कह रहा है कि इस ओलिव रिडले कछुए की का जो प्रजनन स्थल है वो गहिरमाथा है। ठीक है, गहिरमाथा एक जगह है, गहिरमाथा है जो कि 3 किलोमीटर लंबा और लगभग 350 मीटर चौड़ा द्वीप है, जो 2 नदियों के मुहाने के बीच भितरकणिका अभ्यारण्य में स्थित है। ठीक है, इस अभ्यारण्य में मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं। यह एशिया का सबसे बड़ा और दूसरा मैंग्रोव वन स्थल है। इसमें खारे पानी के घड़ियाल, किंग कोबरा, मॉनिटर लिजर्ड इत्यादि पाए जाते हैं। और चौथी बात यह है कि रिडले प्रजाति के कछुआ संरक्षण में भितरकणिका अभ्यारण्य के बाद क्रमशः रूसी कुल्या व देवी नदी मुहाने का नंबर आता है। मतलब इस भितरकणिका के बाद जो इनका जो संरक्षण का जो केंद्र है वो आता है आपका ऋषिकुल्या व देवी नदी मुहाना। ठीक है, और पांचवा पॉइंट ये है कि हिजोंग झील असम एक अद्वितीय प्राकृतिक कछुआ गृह है। इस झील में लगभग 400 से 500 कछुए निवास करते हैं। इसी कारण इस झील को कछुओं की झील भी कहा जाता है। यहाँ पर हिल टेरिपिन्स
प्रजाति के दुर्लभ कछुए भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपकी जो कछुआ संरक्षण परियोजना के बारे में रही हैं। अब जो आपका एक इम्पॉर्टेंट है वो है गैंडा परियोजना, है ना। इसकी बात करें तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि एक सींग वाले गैंडे प्राकृतिक रूप से मुख्यतः भारत व नेपाल में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये भूटान, बांग्लादेश व पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि एक सींग वाले गैंडे केवल भारत में पाए जाते हैं। इनके सींग की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी कीमत होती है, क्योंकि उससे कामोत्तेजक औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। पॉइंट नंबर 3 ये है कि अवैध शिकार के कारण गैंडों की संख्या में लगातार कमी होती गई। अतः इनके संरक्षण के लिए 1987 में गैंडा परियोजना का शुभारंभ किया गया। गैंडों के लिए असम, असम का मतलब असम के मानस अभयारण्य व काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिम बंगाल का जालदापारा अभयारण्य, ठीक है, जालदापारा अभयारण्य गैंडों की मुख्य शरण स्थली बनी हुई है। ठीक है, और चौथा पॉइंट ये है कि इंडियन राइनो विजन 2020 का उद्देश्य एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना है। एक विजन चलाया गया है, एक अभियान चलाया गया जिसका नाम है इंडियन राइनो विजन 2020। इनका उद्देश्य क्या है? एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण करना। पांचवी बात यह है कि मार्च 2019 में भारत व 4 अन्य देशों भूटान, नेपाल और इंडोनेशिया और मलेशिया ने एशियाई गैंडे व एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए एशियाई गैंडों पर नई दिल्ली घोषणा पत्र 2019 पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस घोषणा पत्र का जो उद्देश्य है वो प्रत्येक 4 वर्ष में एक सींग वाले गैंडे तथा जावा और सुमात्रन गैंडे, मतलब जो सुमात्रा देश है वहाँ के जो गैंडे हैं उनकी जनसंख्या का संरक्षण व समीक्षा करना है ताकि भविष्य में उन्हें संरक्षित करने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी गैंडा परियोजना की। अब हम बात करते हैं घड़ियाल या मगरमच्छ प्रजनन परियोजना। इसके बारे में पहला पॉइंट ये है कि घड़ियालों की गिरती संख्या को देखते हुए 1975 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से ओडिशा के तिकरपाड़ा स्थान में घड़ियाल प्रजनन योजना का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य था खारे पानी के मगरमच्छों जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के तहत अंकित हैं, उनकी संख्या में वृद्धि करना। बाद में इस परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के कुकरेल, लखनऊ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार, बिहार व नागालैंड में भी किया गया। इसके परिणामस्वरूप इनकी संख्या बढ़ रही है। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि हाल ही में सुंदरबन में भागवतपुर मगरमच्छ परियोजना काफ़ी चर्चा में रहा। इसका कारण था कि हर्पेटोलॉजी के प्रख्यात विशेषज्ञों की मदद से इस परियोजना की शुरुआत करना। ठीक है, ये जो भागवतपुर एक जगह का नाम है, मगरमच्छ परियोजना यहाँ पर एक शुरू की गई है। तो और उसकी जो सबसे बड़ी खास बात ये कि वहाँ के जो प्रख्यात वो आपके हैं विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा जो इसके संरक्षण की बात के लिए पहल की गई है। चौथी बात यह है कि इन विशेषज्ञों ने मगरमच्छों के संरक्षण के लिए विश्व के सर्वोत्तम तरीकों का इस्तेमाल किया है और यह परियोजना सुंदरबन के में मुख्य भूमि से दूर स्थित निर्जन द्वीप लोथियन द्वीप के समीप स्थित है। और पांचवी बात यह है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। और पॉइंट नंबर 6 ये है कि मगरमच्छ अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और यहीं पर जो है केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। पॉइंट नंबर 7 ये है कि 29 अगस्त 2021 केंद्रपाड़ा ओडिशा देश का एकमात्र ऐसा जिला बन गया जहां देश में पाई जाने वाली मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों की उपस्थिति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, है ना। मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों की उपस्थिति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अब इनकी जो तीनों प्रजातियां उनके नाम जान लो। पहला है घड़ियाल, दूसरा है मगर और तीसरा है खारे पानी का मगरमच्छ। और इन तीनों के जो वैज्ञानिक नाम यहाँ पर लिखे गए हैं जो कि तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। मगरमच्छ की कितनी प्रजातियां हैं? 3 प्रकार की भारत में, है ना। एक का नाम घड़ियाल है, एक का नाम मगर है और दूसरे का नाम खारे पानी का मगरमच्छ। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 12 की, तो जिसके अंतर्गत है हंगुल परियोजना। हंगुल परियोजना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की बात करता है ना। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो यही है कि हंगुल यूरोपीय रेंडियर प्रजाति का एक हिरण है। अब ये केवल कश्मीर के दाची गांव
राष्ट्रीय उद्यान में ही शेष बचा हुआ है। दूसरी बात यह है कि इसे कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं तथा जम्मू एवं कश्मीर का राजकीय पशु भी है। और आईयूसीएन ने इसे अपने रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त मतलब क्रिटिकली इंजर्ड है ना, सीई पशु घोषित किया है। तो हंगुल क्या है? क्रिटिकली इंजर्ड है, ठीक है, मतलब घोर संकटग्रस्त की स्थिति में है। और तीसरी बात यह है कि 1970 में इसकी जो संख्या है वो घट करके 150 हो गई थी। तब जम्मू कश्मीर सरकार ने आईयूसीएन तथा डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के साथ मिल करके प्रोजेक्ट हंगुल शुरुआत की थी। ठीक, तो ये कुछ बातें थी। अब जो सबसे लेटेस्ट मामला चल रहा है वो है प्रोजेक्ट चीता, है ना। तो आइए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या बातें हैं। प्रोजेक्ट चीता चूंकि अभी हाल ही का मामला है, इस नाते जो है ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात इसमें है कि प्रोजेक्ट चीता भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य, ये इंपॉर्टेंट है, जिसका उद्देश्य इस प्रजाति को भारत के अपने ऐतिहासिक निवास स्थल में फिर से स्थापित करना है। ठीक है, बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। इसमें कहा जा रहा है कि 1952 में आधिकारिक रूप से भारत में चीते को विलुप्त कर दिया गया था। मतलब जो भारत में आप आधिकारिक रूप से 1952 में चीते विलुप्त हो गए थे, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। पॉइंट नंबर 3 यह है कि 2009 में इस संबंध में गंभीर पहल हुई जब अफ्रीकन चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया की शुरुआत की गई। इनके बाद वर्ष 2010 और 12 के दौरान देश के 10 वन्य जीव अभयारण्यों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित जो कूनो नेशनल पार्क है, ये देखो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश को चीतों के लिए सबसे उपयुक्त माना गया। और पॉइंट नंबर 4 है कि हालांकि विगत वर्षों में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अफ्रीका महाद्वीप से चीतों के भारत लाने के प्रस्ताव पर रोक लगा दिया था, लेकिन वर्ष 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने नामीबिया से चीतों को भारत लाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। और पॉइंट नंबर 5 इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके उपरांत 20 जुलाई 2022 को भारत और नामीबिया ने वन्य जीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर करके चीतों को भारत लाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। और पॉइंट नंबर 6 कि इसी क्रम में 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 3 नर और 5 मादा सहित कुल 8 चीतों और 18 फरवरी 2023 को 7 नर और 5 मादा सहित कुल 12 चीतों को भारत लाकर के कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में छोड़ा गया। उल्लेखनीय है कि भारत ने फिर से चीतों को पुनर्स्थापित करने की यह प्रक्रिया आईयूसीएन के दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो चीता प्रोजेक्ट के बारे में आपको जाननी चाहिए। तो इसका जो सबसे अच्छा सवाल ये है कि जो जो चीते लाए गए थे वो कहाँ से लाए गए थे? नामीबिया से। और दूसरी बात ये है कि इसको ला के कहाँ रखा गया था? तो ला के रखा गया था कूनो नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में। और अगर कभी आयोग का मन हुआ कि डेट पूछ लें तो डेट भी आप याद कर लीजिएगा, 17 सितंबर 2022। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी का बर्थडे 17 सितंबर। ठीक है, और उसी दिन जो है पहली बार 8 चीते नामीबिया से इंडिया लाए गए थे। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 14 की, जो कि है देश का पहला डॉल्फिन रिजर्व की बात हो रही है। इसमें कहा रहा है कि पहला पॉइंट कि 8 अक्टूबर 2015 को कोलकाता के वन्य जीव बोर्ड ने अधिकारियों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि गंगा नदी में रहने वाली संकटग्रस्त डॉल्फिनों के संरक्षण के लिए पश्चिम बंगाल में मालदा और सुंदरवन के बीच हुगली नदी में, ध्यान दीजिएगा, हुगली नदी में जल्दी ही देश का पहला सामुदायिक रिजर्व खोला जाएगा। कहाँ पर बनेगा वो? पश्चिम बंगाल की हुगली नदी में, जो कि मालदा और सुंदरबन के बीच में पड़ती है। दूसरी बात यह है कि भारत में डॉल्फिनों की संख्या लगभग 2000 होने का अनुमान है। इसे गंगा के टाइगर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और ये उसी प्रकार पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं जैसे जंगल के लिए शेर महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि भारत में डॉल्फिन की जो प्रजातियां पाई जाती हैं वे इरावदी डॉल्फिन और गंगा की डॉल्फिन के नाम से जानी जाती हैं। पश्चिम बंगाल में ये दोनों ही डॉल्फिन्स पाए जाते हैं। इरावदी डॉल्फिन्स को संरक्षित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 ये है कि डॉल्फिन्स को आमतौर पर नदी की सुरक्षा के लिए बायो मॉनिटरिंग टूल के तौर पर देखा जाता है।
और पांचवी बात की संयुक्त राष्ट्र प्रवासी जीव संरक्षण समिति द्वारा वर्ष 2007 को डॉल्फिन वर्ष घोषित किया गया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पॉइंट नंबर 6 है कि डॉल्फिन को केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। तो पॉइंट नंबर 7 में कहा जा रहा है कि बिहार सरकार ने 5 अक्टूबर को बिहार में नेशनल डॉल्फिन डे मनाने का निश्चय किया है। और पॉइंट नंबर 8 की राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन मछलियों के घटती तादाद के मद्देनजर बिहार सरकार इनके संरक्षण तथा इस पर विस्तृत अध्ययन करने के लिए पटना विश्वविद्यालय में एक डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का निर्णय किया है। यह अनुसंधान केंद्र डॉल्फिन मछलियों की देखभाल से जुड़ा एशिया का पहला संरक्षण केंद्र होगा, ठीक है। और पॉइंट नंबर 9 है कि प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा गंगा के डॉल्फिन यानी कि सूस जिसको कहते हैं को संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत रखा गया। डॉल्फिन को किसके अंतर्गत रखा गया भाई? ये रखा गया है आपके संकटापन्न प्रजाति के, मतलब संकटग्रस्त, है ना। और इसे भारतीय जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत संरक्षित प्रजाति घोषित की गई है। अब छोटी सी बात इसके बारे में, थोड़ा सा एक विशेष अध्ययन जो कि मेधांश टाइम जो कि अपने कोचिंग की एक मैगजीन है उसमें भी मार्च के महीने में प्रकाशित की गई थी, ठीक है। अब चूंकि मार्च के महीने में ही यह प्रकाशित इसलिए किया गया था क्योंकि मार्च के महीने में ही जो है इसका उद्घाटन बिहार में किया गया था। तो अपनी कोचिंग में जो एक मैगजीन आती है उसमें ये बातें लिखी गई थी, तो उसको भी आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये चीज़ें करंट की हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। पहला पॉइंट है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 4 मार्च 2024 को पटना में भारत के पहले और एकमात्र डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। पूरे एशिया में डॉल्फिन पर यह अपनी तरह का पहला या एकमात्र शोध केंद्र होगा। दूसरा यह कि इस परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा 2013 में ही मंजूरी दे दी गई थी। तीसरी पॉइंट यह कि इस केंद्र का उद्देश्य गंगा डॉल्फिन का व्यापक अध्ययन करने में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की सहायता करना है। चौथा पॉइंट, इस रिसर्च सेंटर में डॉल्फिन के साथ साथ अन्य जलीय जीवों पर भी शोध किया जाएगा। और पांचवी बात की यह केंद्र पटना विश्वविद्यालय के भीतर 4400 वर्ग मीटर भूमि में स्थापित किया जाएगा तथा गंगा नदी के करीब 200 मीटर की दूरी पर होगा। और छठी बात यह है कि यह अनुसंधान केंद्र लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देगा और डॉल्फिन के बढ़ते व्यवहार, आदतों, मृत्यु के कारण आदि पर शोध प्रकाशित करेगा। और इनसे संबंधित कुछ विशेष तथ्य हैं जिनको हम यहाँ पे लिख चुके हैं। वो है गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है जिसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटानिक प्लेटानिस्का गैंगेटिका, है ना, प्लेटानिस्का गैंगेटिका। और यह जो है भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि भारत, बांग्लादेश और नेपाल में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफूली सांगू नदी में पाई जाती है। और तीसरी बात यह है कि डॉल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। प्रोजेक्ट डॉल्फिन को वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो ये कुछ बातें जो है गंगा डॉल्फिन के बारे में आप लोगों ने जाना। तो इस प्रकार से जो 14 पॉइंट थे जो भारत में जीवों के संरक्षण की बात की हमने कही थी शुरुआत में, वो अब पूरे होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैविक विविधता के संरक्षण के बारे में क्या क्या पहल की जा रही है, क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक जो बातें हमने आपको पढ़ाई हैं वो थी भारत के संदर्भ में, ठीक है, कि जीवों के संरक्षण में कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन से अधिनियम लाए जा रहे हैं, वो चीज़ें आपने जान ली हैं। अब आप लोग ये जानने का प्रयास कीजिए कि जैव विविधता के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास व सम्मेलन। तो जो सबसे पहली बात है वो है विश्व विरासत संधि, दूसरा है रामसर समझौता, और तीसरा है जैव विविधता पर संधि, चौथा है जैव विविधता अभिसमय, है ना, कन्वेंशन, पांचवा है कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल, और छठा है नागोया प्रोटोकॉल, ठीक है। ये पादपों और जीवों के संरक्षण से संबंधित कुछ निकाय हैं, कुछ सम्मेलन हैं, कुछ हस्ताक्षर हैं, कुछ समझौते हैं, ठीक है। तो इनको आप इसी रूप में जानने का प्रयास करिए। अब हम बात करते हैं पहला पॉइंट जो कि है विश्व विरासत संधि, है ना, या वर्ल्ड हेरिटेज टेरिटरी, ठीक।
इसमें कहा जा रहा है कि यह संधि वैश्विक महत्व के पर्यावरणीय स्थल को संरक्षित करने के उद्देश्य से 1972 में कार्यान्वित की गई थी। भारत ने इस संधि पर 18 अक्टूबर 1976 को हस्ताक्षर किया तथा 1977 में इसे अपना अनुमोदन प्रदान किया। इस संधि के अनुसार भारत के कुल 7 प्राकृतिक स्थलों को विशिष्ट वैश्विक स्थल महत्व के स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है और उन सातों के नाम यहाँ पर दे दिए गए हैं। आप लोग इसे एक बार पढ़ने का प्रयास करिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, पश्चिमी घाट और उसके बाद राष्ट्र महान हिमालय राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश और कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम। ठीक है, तो इनको जो है चिन्हित किया गया है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 ये है कि 16 जुलाई से 31 जुलाई 2021 के मध्य फुझोउ चीन में संपन्न यूनेस्को की ऑनलाइन बैठक में विश्व धरोहर समिति ने गुजरात के धौलावीरा हड़प्पन सिटी एवं तेलंगाना के काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को सांस्कृतिक स्थल के रूप में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इस प्रकार जुलाई 2021 तक भारत में कुल 40 स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल हो चुके थे, जिनमें से 32 को सांस्कृतिक की श्रेणी में, 7 को प्राकृतिक श्रेणी में और एक स्थल को मिश्रित श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ से सवाल इस प्रकार से बनता है कि अभी हाल ही में किस धरोहर को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से सवाल बनता है। तो जब भी आप एग्जाम देने जाइएगा तो उससे पहले जो एक बार इसको आप चेक कर लीजिएगा क्या क्या हाल ही में क्या किसी को किया गया है। अगर किया गया तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा जब भी आप एग्जाम दिए जाएं, 24 में, 25 में, 26 में, जब भी आप जाएं, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा अपडेट होती रहती हैं, तो इस नाते आपको इसको ध्यान में रखना होगा। और ये डाटा जो अभी हमने आपको दिया है ये 2021 तक का है। ठीक है, उसके बाद जो अपडेशन हुए हैं उसको आप लोग जब अभी आपका एग्जाम रहे तो उसके पहले एक बार देख लीजिएगा। बात करते हैं उल्लेखनीय पॉइंट नंबर 3 की, तो इसमें कह रहा है कि उल्लेखनीय है कि अपने 44वें सत्र की बैठक के दौरान विश्व विरासत समिति द्वारा विश्व के कुल 34 नए स्थलों, जिनमें 29 सांस्कृतिक एवं 5 प्राकृतिक स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। और पॉइंट नंबर 4 है कि इस प्रकार वर्ष 2020 तक विश्व के 167 देशों में विश्व विरासत स्थलों की कुल संख्या 1154 हो गई है, जिनमें 897 सांस्कृतिक स्थल हैं, 218 प्राकृतिक स्थल हैं और 39 मिश्रित स्थल के रूप में शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो ये बातें हुई आपके विश्व विरासत संधि की। बेसिकली इसके अंतर्गत होता क्या है कि जो जगहें हैं उनको संरक्षित करने के लिए पहल जो है वो हमारा देश और साथ में जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं दोनों लोग मिल के करते हैं। ठीक है, चलिए, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा जाता है कि रामसर सम्मेलन किस से संबंधित है, तो वो आपका जैव विविधता यानी जो संरक्षण से संबंधित है। इसके बारे में पहली बात ये है कि इसकी जो स्थापना हुई थी रामसर समझौते की, वो आपकी स्थापना 1971 में हुई थी, लेकिन यह जो है 1975 में लागू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? ये था नम भूमि में प्राकृतिक पर्यावास को संरक्षित करना। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? ये आर्द्र भूमियों से संबंधित है या नम भूमियों से संबंधित है, और ये कई बार पूछा गया है, तो वहाँ पे आता है लिख करके आर्द्र भूमियों से संबंधित है। ठीक है, आर्द्र मतलब नमी वाली, है ना, तो ये बातें कई बार पूछी जाती हैं। तीसरी बात यह है कि जैव विविधता संधि ये क्या होती है भाई? इसमें देखो पहली बात यह है कि 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुए एक सम्मेलन हुआ था, उसका नाम था पृथ्वी शिखर सम्मेलन में भारत सहित 171 देशों ने जैव विविधता संधि पर हस्ताक्षर किए थे और यह संधि 29 दिसंबर 1993 से प्रभावी हो गई है, जिसके कुछ पहलू हैं वो आगे आपको देखने को मिल जाएंगे। क्या क्या इसके पहलू हैं? इसके पहलुओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका पहला पॉइंट लिखा है कि पेड़ पौधे और जीवों पर संबंधित देशों का अधिकार होगा जहाँ पर ये पाए जाते हैं। मतलब हर देश की में अपने एक विशिष्ट प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, तो उन पर जो है उन देशों का अधिकार होगा। यदि उन्हें अन्य देश में ले जा करके उनसे नया उत्पाद विकसित किया जाता है तो उनके पितृ देश को क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। पितृ देश मतलब जहाँ से वो लाए गए हैं उन देश को। तीसरी बात यह है कि जैव विविधता को न्यायपूर्ण
और अनुकूल शर्तों पर उन विकसित देशों से जो आनुवंशिक संसाधनों के उत्पादक हैं विकासशील देशों को स्थानांतरित करना। और चौथी बात, पारंपरिक ज्ञान, कौशल, नवाचार और व्यवहारों के उपयोग से होने वाली लाभों से बराबरी की हिस्सेदारी की सहमति करना। ठीक है, तो इस प्रकार से जो एक आपका कन्वेंशन हुआ था, है ना? उसका नाम था पृथ्वी शिखर सम्मेलन, और कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। तो उसी के दौरान जो है जैव विविधता में क्या-क्या सुधार किए जा सकते हैं, उन पर ये 2-3 बातें लाई गई थी। ठीक है? और इसी से जुड़ा हुआ आपका चौथा पॉइंट भी है, जिसका नाम है जैव विविधता अभिसमय, है ना? या फिर कन्वेंशन। इसमें देखो एक बात लिखी गई है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब एक समझौता है, जब जैव विविधता को संरक्षित करने का एक समझौता, ठीक है? जिसमें विश्व के कई सारे देश मिल करके उस समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं कि हम अब भविष्य में इन नियमों का पालन करते हुए अपने जीवों और पादपों की सुरक्षा करेंगे, ठीक है? तो इसमें देखो क्या बातें बताई जा रही हैं, इसमें कहा कहा जा रहा है कि सीबीडी अर्थात कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैव विविधता से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। क्या है ये? अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसके अंतर्गत 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान इस पर सहमति बनी थी। ये जो हमारा है ना जैव विविधता अभिसमय, इस पर जो सहमति बनी थी वो कब बनी थी? जब आपका शिखर सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे? ब्राजील में। ठीक है, और 1992 में। दूसरी बात यह है कि इसे 22 मई 1992 को नैरोबी सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस कारण से 22 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह पॉइंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी पीसीएस में 2 साल पहले पूछा गया था जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो वह मनाया जाता है आपका 22 मई को। ठीक है, बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो यह कह रहा है कि यह एक ऐसी व्यापक संधि है जिसमें पहली बार जैव विविधता के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया गया था। वर्तमान में 196 सदस्यों वाली यह संधि आर्थिक विकास के साथ पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। और चौथा पॉइंट ये है कि चौथे पॉइंट पर यह कहा जा रहा है कि 4 जून 1993 तक इस संधि के प्रपत्र को विश्व के समक्ष हस्ताक्षर के लिए खुला रखा गया था, जिस पर तब तक कुल 168 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। और पांचवी बात, 29 दिसंबर 1993 को यह संधि अधोलिखित 3 उद्देश्यों के साथ लागू कर दी गई थी। कौन कौन से उद्देश्य थे? जैव विविधता का संरक्षण करना, घटकों का सतत उपयोग करना और आनुवांशिक संसाधनों के प्रयोग से प्राप्त लाभों में निष्पक्ष और एक समान भागीदारी निभाना। ठीक है, तो इन तीनों उद्देश्यों के साथ जो है 29 दिसंबर 1993 को यह संधि लागू कर दी गई थी। और इसमें जितने भी लोग देश शामिल थे उन सब पे समान नियम लागू होंगे। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। तो ये कह रहा है कि भारत भी सीबीडी का एक सदस्य है तथा इसने 5 मई 1992 को इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। और भारत ने 19 मई 2004 को इसे अनुमोदित भी किया था। पॉइंट नंबर 6 है कि संधि की शर्तों के पालन हेतु भारत ने जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया, जिसके अंतर्गत 1 अक्टूबर 2003 को चेन्नई में एक राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की भी स्थापना की जाती है। और सातवीं बात यह है कि रिपोर्ट के अनुसार भारत में सिर्फ 0.08% प्रजातियां ही संकटापन्न की श्रेणी में हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर 0.3% दर्ज की गई है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस शर्त के अनुसार भारत में कुल कितनी प्रजातियां संकटापन्न हैं, तो वह हैं 0.08% और विश्व में कितनी हैं? 0.3%। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी जैव विविधता अभिसमय की। अब इसके साथ 2 और बचते हैं जो कि प्रोटोकॉल है या समझौता आप मान लो, वो 2 हैं। एक है कार्टाजेना और एक है नगोया। तो ये जो है इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें लिखा है कि यह जैव सुरक्षा समझौता है। ये क्या है? ये जैव सुरक्षा समझौता, मतलब जैविक जो हमारे संरक्षण की बात जब होती है तो उसमें एक समझौता है। इस समझौते को 29 जनवरी 2000 को पेरिस में जैव विविधता सभा में अंगीकृत किया गया था और 15 मई 2000 को कोलंबिया के कार्टाजोना, ये जो जगह का नाम है कार्टाजोना, इसी नाते इस समझौते का नाम भी पड़ गया क्या? कार्टाजोना प्रोटोकॉल। ठीक है, कार्टाजोना में इस पर हस्ताक्षर हुए थे और 11 सितंबर 2003 से यह लागू किया गया है। ठीक है, बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत ने 23 जनवरी
2003 को इस संधि की पुष्टि की थी और वर्तमान में 173 देश इस समझौते पर के पक्षकार हैं, जिनमें से 103 सदस्य इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। और इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि जो जेनेटिक तरीकों से सुधारे गए उत्पादों के व्यापार को नियमित करना। ठीक है। और आज की क्लास का लास्ट पॉइंट जो कि है नागोया प्रोटोकॉल, इसके बारे में पहला पॉइंट ये कह रहा है कि 24 अक्टूबर 2010 को नागोया, जो कि जापान का एक शहर है, में संयुक्त राष्ट्र के देशों ने जेनेरिक या आनुवांशिक संसाधनों की भागीदारी पर समझौता किया था। जंगलों, कोरल रीफ और जैव विविधता की रक्षा के लिए नागोया में वर्ष 2010 में यह ऐतिहासिक समझौता हुआ था। ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि 193 देशों में के प्रतिनिधियों ने प्रदूषण को रोकने, वनों और समुद्री जीवन की रक्षा करने तथा संरक्षण के लिए जमीन और जल संसाधन को अलग करने तथा मत्स्य का सही प्रबंधन करने का फैसला किया था। और यह प्रोटोकॉल जो 2014 से में लागू हुआ था और इसमें जो है भारत भी इस संधि को स्वीकार करता है। तो इस प्रकार से जो आज की हमारी क्लास थी अब वो है पूरी होती है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जैव विविधता के संदर्भ में जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास और सम्मेलन हुए थे उनकी चर्चा कर ली, और जो हमारे 14 है परियोजनाएं हैं भारत में जीवों के संरक्षण वाली, उस पर बात कर ली। और जो बाकी चीज़ें थी उसको हम लोग कल वाली क्लास में कर ही चुके हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास थी भारत में जीवों के संरक्षण हेतु किए जा रहे प्रयास, वो अब पूरा होता है। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में। धन्यवाद।